दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई लड़की शादी करके ससुराल जाती हैं, अपने पति के घर जाती हैं, और अगर दुर्भाग्यवश शादी के बाद में उसके पति की मौत हो जाती है, तो इसका सारा जिम्मेदार उस लड़की को ठहरा दिया जाता है। उसे ताने दिए जाते हैं, बुरा बुरा कहा जाता है। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, कि इस स्टोरी में भी जब लड़की शादी करके अपने पति के घर जाती हैं, तो दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद उसके परिवार वाले उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं कि आते हैं हमारे बेटे को खा गई, अपने पति को खा गई, कितनी कुलक्षणी बीवी आई हैं इसकी ज़िंदगी में। ऐसे ताने लड़की को अक्सर सुनने को मिलते हैं, तो लड़की परेशान हो जाती हैं। अभी वो अपने पति की मौत के सदमे से भी बाहर नहीं आई थी कि उसके ससुराल वाले उसे इतना टॉर्चर करने लग जाते हैं कि परेशान होकर वो एक दिन फैसला ले लेती हैं और अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आती हैं। जब वो मायके चली आती हैं तो उसके साथ एक ऐसा गेम खेला जाता है कि एक दिन उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। जब पुलिस इस केस का खुलासा करती हैं तो कुछ ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती हैं कि लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीके और आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरीज। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है राजस्थान के नागौर ज़िले के मेड़ता सिटी की। मेड़ता सिटी की एक कॉलोनी है, गांधी कॉलोनी। उसी गांधी कॉलोनी की रहने वाली इंदिरा, उम्र 25 वर्ष। इंदिरा के पिताजी रामलाल नायर। इंदिरा की लगभग 3 वर्ष पहले बीकानेर में शादी कर दी जाती है। शादी करके इंदिरा अपने ससुराल चली जाती हैं पति के साथ में। पर दुर्भाग्यवश शादी के कुछ दिनों के बाद ही इंदिरा के पति की मौत हो जाती है। इंदिरा के पति की मौत होने के बाद घर परिवार वाले उसे कुलक्षणी बताते हैं, उसे ताने देते हैं कि हमारे बेटे को खा गई, हमारे बेटे को निगल गई। इस तरीके के ताने उसे ससुराल वाले देते। अभी इंदिरा पति की मौत के सदमे से बाहर भी ना निकली थी कि इस तरीके के ताने सुन सुनकर इंदिरा आखिरकार परेशान हो गई। ससुराल वाले उसे आए दिन टॉर्चर करते रहते। तो एक दिन इंदिरा फैसला करती हैं और वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। मायके आने के बाद इंदिरा अपने परिजनों के साथ में रहने लग जाती हैं। लगभग इसी तरह 3 वर्ष बीत जाते हैं। 3 साल बाद इंदिरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, अपनी पति की मौत को भुलाने लगती हैं। सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। वो मार्केट में घूमने फिरने लगती हैं, बाहर निकलने लगती हैं। सब कुछ सही चल रहा था कि आखिर एक दिन जब इंदिरा बाहर घूमने फिरने लगी तो इसी गांधी कॉलोनी के रहने वाले दीपक नाम के युवक से इंदिरा की मुलाकात होती है। दीपक जो गांधी कॉलोनी का रहने वाला था, उसके पिता बंसीलाल जो एक लाइट विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। उनकी माली हालत अच्छी थी, घर अच्छे से चल रहा था क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। और दीपक एक स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई करता है और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता है। आखिर एक दिन दोनों की मुलाकात होती है, दीपक और इंदिरा की, और दोनों में बातों का सिलसिला यूं ही चलने लग जाता है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला ना जाने कब मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोनों के बीच जब प्यार हो जाता है तो इंदिरा दीपक को सारी बात बताती हैं कि मैं एक विधवा हूँ, मेरी पहले से शादी हो चुकी है। इसके बाद भी दीपक इंदिरा से बेइंतहा प्यार करने लगा। दीपक इंदिरा को हर जगह घुमाने ले जाता, हर जगह घुमाने की कोशिश करता, पर दीपक की जेब में पैसे नहीं होते थे तो वो इंदिरा को हर जगह मर्जी से नहीं घुमा सकता था। इस कारण दीपक ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इंदिरा के लिए और अपने पिताजी के ऑफिस में उसने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। जो नौकरी से उसकी जो भी सैलरी आती, जो भी तनख्वाह आती, उस पैसे से वो इंदिरा के साथ एंजॉय करता, घूमता फिरता, उस पैसे को इंदिरा के ऊपर खर्च करता था। इंदिरा के घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इंदिरा दीपक के साथ घूमती फिरती हैं या उससे प्यार करती हैं। इंदिरा को दीपक के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी।
और इंदिरा को इस तरीके से कुछ देखकर इंदिरा के परिवार वाले, घर वाले सोचते हैं क्यों ना इंदिरा की दोबारा शादी करवा दी जाए। तो इंदिरा की दोबारा शादी करवाने के लिए घर वाले फैसला ले लेते हैं और इंदिरा की शादी भी उसी मोहल्ले के रहने वाले पंचाराम से तय कर दी जाती है। उसी गांधी कॉलोनी का रहने वाला था जो किसी रिश्तेदार के थ्रू पंचाराम से इंदिरा की शादी तय कर दी जाती है। इंदिरा की शादी तय होने के बाद भी इंदिरा अपने घर वालों को दीपक के बारे में नहीं बताती। वो ये सोचकर नहीं बताती हैं कहीं कहीं घर वाले बुरा नहीं मान जाए, तो घर वालों को नहीं बताती हैं। और इधर इंदिरा की शादी पंचाराम से तय कर दी जाती है। तय समय पर पंचाराम के साथ इंदिरा की शादी हो गई और इंदिरा शादी करके पंचाराम के साथ चली गई। जब इस बात का पता, इंदिरा की शादी का पता दीपक को लगा तो दीपक बेहाल हो गया, परेशान हो गया। वो इंदिरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, पर आप जानते हो दोस्तों कि नई नवेली दुल्हन अगर ससुराल जाएगी तो वह अपने आशिक से बात करने के लिए मौका नहीं निकाल पाती, टाइम नहीं निकाल पाती। जब इसी तरह इंदिरा का फ़ोन नहीं आया, 4-5 दिन तक कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो दीपक परेशान रहने लगा, उससे और ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। आखिर कभी कभार इंदिरा ससुराल से टाइम निकालकर, मौका निकालकर दीपक को फ़ोन कर लिया करती थी। एक दिन मौका पाकर इंदिरा दीपक से कांटेक्ट करती हैं तो दीपक इंदिरा को अपने दर्द का, अपने दिल का दर्द हाल सुनाता है। वो इंदिरा से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उनके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती हैं कि इंदिरा फ़ोन कट कर देती हैं और इसी तरह समय बीतता है। तो दीपक जब परेशान रहने लगा, गुमसुम रहने लगा, उदास रहने लगा, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि क्यों नहीं इसकी शादी करवा दी जाए। तो दीपक की शादी, उसके घर वाले दीपक की शादी करवा देते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में दीपक इंदिरा को खबर नहीं देता है कि मैंने भी आखिरकार शादी कर ली। ऐसे ही समय बीतता गया और लगभग 8 महीने का समय निकल गया। 8 महीने बाद जब इंदिरा ससुराल अपने पियर आई, ससुराल से पियर आई, तो पियर आने के बाद में, वो मायके आने के बाद में दीपक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब वो दीपक से कांटेक्ट करती हैं तो दीपक से कांटेक्ट करने के बाद में वापस से दोनों का मिलना जुलना, घूमना फिरना चालू हो जाता है। इसका कारण ये था कि इंदिरा का जो पति था पंचाराम, वो इंदिरा से प्यार नहीं करता था और दीपक की तरह घुमाता फिराता नहीं था, इधर उधर पैसे खर्च नहीं करता था। इस कारण भी इंदिरा दीपक की ज़िंदगी में वापस लौट आई। दोनों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, इसी तरह वो घूमते फिरते रहे, पर दीपक उसको इस बारे में नहीं बताता है कि मेरी भी शादी हो चुकी। इस तरह इंदिरा और दीपक दोनों आपस में पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। आखिरकार एक दिन इंदिरा को दीपक की शादी का पता चल ही जाता है। जब उसे इस शादी का पता चलता है, इस सच्चाई का पता चलता है, तो वो सोचते हैं कि दीपक ने आखिरकार मुझे इस शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। इस शादी के बारे में जानकर इंदिरा दीपक से दूरियां बढ़ाने लगती हैं, वो उससे मिलना जुलना बंद कर देती हैं, बातचीत करना बंद कर देती हैं। जब भी दीपक इंदिरा को बुलाता तो मिलने तो आती थी, पर उनके बीच में पहले जैसी मुलाकात नहीं हो पाती थी। आखिरकार एक दिन इंदिरा ने दीपक को समझाया, दीपक से कहा कि तुम्हारी भी शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है, तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ मस्त रहो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। इस तरह की बातें सुनकर जब इंदिरा इस तरीके की बातें दीपक से करती हैं तो दीपक बेचैन हो उठता है, परेशान हो उठता है। वो इंदिरा से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आखिर काफ़ी देर की बहस के बाद में दोनों के बीच बहुत बहस हुई। बहस होने के बाद में दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। आखिर एक दिन 26 अक्टूबर 2017 को इंदिरा रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाती हैं। जब वो शाम तक भी घर नहीं आती हैं, तब भी उसके परिजन, उसके घर वाले उसकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। अगले दिन 27 अक्टूबर को मेड़ता सिटी के थाने में एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है और
जब फ़ोन पुलिस वाले अटेंड करते हैं तो उन्हें एक सूचना मिलती है कि सर जोधपुर रोड पर जय गुरुदेव कॉलोनी के पास में एक सुनसान इलाके में एक महिला की अधजली लाश पड़ी हुई है। सूचना पाकर जब पुलिस मौका वारदात पर जाती है तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। जब पुलिस डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस डेड बॉडी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका था, मतलब उसका चेहरा वेरा ये जल चुका था और आधा नीचे का शरीर उसका सही था। पुलिस वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इसे जानता है, तो सब लोगों ने मना कर दिया, उस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने मौका वारदात की बारीकी से छानबीन की पर उन्हें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। मोहल्ले वालों से पूछने पर, वहाँ आसपास मौजूद लोगों से पूछने पर भी पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। घटना की सूचना पाकर रामलाल भी मौका वारदात पर पहुंच जाता है। रामलाल जो कि इंदिरा के पिता हैं वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वो भी जब बॉडी को देखते हैं तो उन्हें भी वो भी उस बॉडी को पहचान नहीं पाते हैं, शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। जब इस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो पुलिस वाले बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब तक इस बॉडी की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक वो इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकती। आखिरकार पुलिस वालों ने इस केस की तहकीकात करने के लिए एक टीम गठित की और उन्होंने एक युक्ति लगाई, एक तरकीब लगाई, क्यों ना इस महिला के फिंगरप्रिंट से इसकी पहचान निकाली जाए। अगर इसने आधार कार्ड बनवाया होगा तो इस महिला के फिंगरप्रिंट से इसकी पहचान हो सकती है। जब उसका फिंगरप्रिंट निकालकर उसकी पहचान की गई बायोमेट्रिक, तो उसके आधार कार्ड से उनकी पुलिस वालों की ये तरकीब काम आ गई और उसकी शिनाख्त हो गई। लड़की का नाम, महिला का नाम इंदिरा और पिता का नाम रामलाल, जो इसी इलाके की रहने वाली हैं। जब शिनाख्त होने पर रामलाल को थाने बुलाया गया और रामलाल से पूछताछ की गई तो रामलाल ने बताया कि साहब, पुलिस वालों ने रामलाल से पूछा कि आपकी बेटी जब गायब थी तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो रामलाल, इंदिरा के पिता, बताते हैं कि साहब, मेरी बेटी इंदिरा और इसी इलाके के रहने वाले दीपक के बीच गहरी दोस्ती हैं। दोनों घूमने फिरने चले जाते हैं। ये तकरीबन 1.5 महीने पहले भी घूमने फिरने गए थे तो 7-8 दिन में वापस आए थे। इसी कारण इस बार भी मुझे लगा कि हो न हो कहीं इंदिरा दीपक के साथ घूमने निकल गई। इंदिरा के पिता रामलाल की रिपोर्ट पर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 310 और धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर इस केस की छानबीन शुरू कर देती हैं। इस केस में जो सबसे पहले नाम निकल कर आया था वो था दीपक का। पुलिस वाले जब दीपक के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दीपक भी घर से 5-7 दिनों से गायब हैं। तो पुलिस का शक और ज़्यादा ठोस हो गया। आखिरकार 5 दिन बाद दीपक को 1 नवंबर 2017 को पुलिस कस्टडी में लेकर थाने आती हैं। जब वो उसे थाने लेकर आती हैं और दीपक जब घटना की पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दीपक बताता है कि मेरा और इंदिरा का 8 महीने पहले से लव अफेयर चल रहा है। मेरी भी शादी हो चुकी थी और इंदिरा की भी शादी हो चुकी थी। इंदिरा की शादी से पहले मेरा लव अफेयर चल रहा था। इंदिरा शादी करके ससुराल चली जाती हैं और इधर मेरे घर वाले भी मेरी शादी करवा देते हैं, यानी कि दीपक की शादी करवा देते हैं। जब शादी के बाद ससुराल से इंदिरा वापस मायके आती हैं तो मायके आने के बाद में वो दीपक की ज़िंदगी में फिर से उतर जाती हैं और फिर से दीपक के साथ घूमने फिरने में बिजी हो जाती हैं। आखिरकार कुछ समय के बाद में जब दीपक की शादी का इंदिरा को पता चलता है, इंदिरा को जब दीपक की सच्चाई पता चलती है शादी के बारे में, तो इंदिरा दीपक से दूरियां बनाने लगती हैं। वो दीपक से दूर जाने लगती हैं, वो अपने ससुराल जाना चाहती हैं। तो इस पर दीपक कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पर इंदिरा इस बात दीपक की नहीं सुनती हैं। वो दीपक से कहते हैं तुम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने दो। इस तरह दोनों के बीच में बहस होती हैं और दोनों
अपने अपने घर चले जाते। इंदिरा ससुराल जाने की जिद पर अड़ जाती हैं और जो दीपक हैं वो इंदिरा से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अपने ससुराल ना जाओ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आखिर में इंदिरा जब जिद पर अड़ जाती हैं तो दीपक एक प्लान बनाता है और इस प्लान के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिए दीपक इंदिरा को कॉल करता है और इंदिरा को मिलने के लिए बुलाता है कि प्लीज़ इंदिरा तुम मुझसे एक बार आखिरी बार मिल लो। इंदिरा को जब दीपक मिलने के लिए बुलाता है तो इंदिरा सोचती है कि कल 27 अक्टूबर को मैं पियर वहाँ ससुराल चली जाऊंगी, तो आज 26 अक्टूबर था, तो आज के दिन इंदिरा सोचती हैं कि क्यों ना दीपक से आखिरी बार मिल लिया जाए। ये सोचकर इंदिरा दीपक से मिलने पहुंच जाती हैं। और दीपक अपने प्लान के अनुसार इंदिरा का इंतज़ार कर रहा था। इंदिरा को यह भी पता नहीं था कि आज की मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात होगी, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। इंदिरा अपने आशिक दीपक से मिलने पहुंच जाती हैं। दीपक इंदिरा को गाड़ी पर बिठाकर बहला फुसलाकर रतलावास के जीएसएस पर ले जाता है कमरे पर, और वहाँ ले जाकर इंदिरा के साथ पहले बातें करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद जब इंदिरा और दोनों के बीच बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बहस होती हैं, झगड़े होते हैं, तो इंदिरा जिद पर अड़ी रहती हैं कि मैं ससुराल जाऊंगी, तुम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। आखिरकार दीपक इंदिरा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी तुम्हें नहीं होने दूंगा, और दीपक इंदिरा की चुन्नी का इस्तेमाल करके उसकी गला घोंट कर हत्या कर देता है। इंदिरा की हत्या कर देता है उसकी चुन्नी से। तो जब वो मर जाती हैं इंदिरा, बिल्कुल सांसें बंद हो जाती हैं उसकी, तो दीपक सोचता है कि अब मैं इस डेड बॉडी का क्या करूं, इसको कहाँ रखूं। तो रात के अंधेरे में दीपक इंदिरा की डेड बॉडी को बाइक पर बिठाकर रखकर और जोधपुर रोड पर जय गुरुदेव कॉलोनी के पास एक सुनसान इलाका था, वहाँ पर ले जाता है और रात के अंधेरे में गाड़ी से पेट्रोल निकालकर बॉडी के ऊपर छिटकता है, चेहरे को जला देता है ताकि इंदिरा की शिनाख्त ना हो पाए। इस तरीके से दीपक ने इस प्लान को, इस वारदात को अंजाम देकर दीपक इंदिरा को मौत के घाट उतार दिया। जब दीपक इस कहानी को पुलिस वालों को बताता है तो दीपक की गाड़ी को भी पुलिस वाले कस्टडी में ले लेते हैं और दीपक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दीपक को जेल भेज देते हैं। जब से लेकर अभी तक दीपक जेल से बाहर नहीं आया है और रिहा नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था कि किस किस तरीके की वारदातें अपने देश में होती हैं। तो दोस्तों, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।